नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया रेलवे में साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 25 क्वेश्चनों पर साथियों हम हर रोज डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं। गाइज, एक बात का ध्यान रखना, जीत उसी की होती है साथियों जो शुरू से लेकर के अंत तक चलता है। साथियों, चलना आपका काम है और आपको रास्ता दिखाना हमारा काम है। हारने की कभी मत सोचना साथियों, जीत आपकी होगी। आप हारते हो साथियों तो भैया खुद के मन से हारते हो। दुनिया क्या कहती है बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो फिर चलिए साथियों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न में से गले की अस्थि है। साथियों, आपको गले की अस्थि का नाम बताना है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं जाइगोमेटिक, लेक्राइमल, हायोड और स्टर्नम। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। गाइज, मैं आपको बता दूं साथियों, इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं साथियों, वो आपसे रेलवे में भी पूछी गई है और साथियों राजस्थान पुलिस में भी पूछी गई है। साथियों, इस क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है साथियों आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं बताता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपसे गले की अस्थि पूछी है तो भैया गले की अस्थि कहा जाता है हायोड को। हायोड क्या है साथियों? गले की अस्थि है, गले की अस्थि है। बात क्लियर है साथियों? इस हायोड का आकार कैसा होता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए साथियों कि गले की अस्थि का आकार कैसा होता है तो भैया यू अक्षर के समान होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? और देखिए साथियों, जो गले की अस्थि होती है हायोड, इसे साथियों स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है। स्वतंत्र अस्थि क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियां हैं साथियों, सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन साथियों एकमात्र अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं है साथियों, वो अस्थि है भैया हायोड, यानी कि गले की अस्थि। इसलिए साथियों इसे स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। बात क्लियर है? और देखिए साथियों, अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना साथियों, गाल की अस्थि को कहा जाता है जाइगोमेटिक। क्या कहा जाता है साथियों? जाइगोमेटिक। गाल की अस्थि को, गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है साथियों? तो गाल की अस्थि को जाइगोमेटिक कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारी आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो साथियों आंख की अस्थि को कहा जाता है लेक्राइमल। लेक्राइमल साथियों आंख की अस्थि का नाम है। आंख की अस्थि, आंख की अस्थि का नाम क्या है साथियों? लेक्राइमल। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है, तो साथियों ध्यान रखना है, सीने की अस्थि को कहा जाता है भैया स्टर्नम। क्या कहा जाता है साथियों? स्टर्नम। सीने की अस्थि को, सीने की अस्थि को। और साथियों एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं साथियों, जो आपसे राजस्थान लेब असिस्टेंट की एग्जाम में पूछा गया था। लेब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था साथियों आपसे क्वेश्चन कि हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है? हथौड़े के आकार की, हथौड़े के आकार की अस्थि। तो भैया हथौड़े के आकार की अस्थि है साथियों मिलियस। ये मिलियस साथियों कान में पाई जाती है। देखिए एक कान में साथियों 3 अस्थि पाई जाती है। एक पाई जाती है मिलियस, एक पाई जाती है इनकस और एक पाई जाती है साथियों स्टेपीज। बात क्लियर है? तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइज आपके ऑप्शंस है डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया, डायरिया, डेथ और ऑप्शन नंबर ई है साथियों उपरोक्त सभी।
गाइज अगर आपको इन चारों बीमारियों के बारे में पता है साथियों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथियों इन बीमारियों के बारे में एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है साथियों। तो देखिए मैं बताता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी। देखिए विटामिन B3 के बारे में जानते हैं। विटामिन B3, सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, क्योंकि साथियों केमिकल नेम भी भैया आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। केमिकल नेम ध्यान रखना है साथियों, विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। नियासिन, बात क्लियर है? क्या है साथियों? नियासिन है भैया। और देखिए इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं, स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो साथियों मशरूम, हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मछली, ये सभी साथियों विटामिन B3 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों कमी से रोग कौन सा होता है, डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में। तो साथियों विटामिन B3 की कमी से रोग होता है साथियों पेलेग्रा। कौन सा होता है साथियों? पेलेग्रा। और साथियों इसी पेलेग्रा को साथियों 4D के नाम से जाना जाता है। 4D के नाम से जाना जाता है। अब ये भैया 4D क्या है? तो ध्यान रखना अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से स्टार्ट होने वाली साथियों 4 बीमारियों के बारे में हम पढ़ते हैं साथियों इस पेलेग्रा। वो 4 बीमारी कौन सी है साथियों जो अंग्रेजी वर्णमाला के D अक्षर से शुरू होती है? तो साथियों वो ये बीमारी है डर्मेटाइटिस, डायमेंशिया, डायरिया और भैया डेथ। अब समझते हैं साथियों कि भैया डर्मेटाइटिस क्या होती है, डायमेंशिया क्या होता है, डायरिया क्या होता है और डेथ क्या होती है। साथियों सबसे पहले बात करते हैं डर्मेटाइटिस के बारे में। तो साथियों ध्यान रखना डर्मेटाइटिस का मतलब होता है आपकी त्वचा पर संक्रमण हो जाता है। त्वचा पर संक्रमण या संक्रमित में कुछ भी कह सकता हूं। बात क्लियर है? इसमें क्या होता है साथियों, इस बीमारी में आपकी जो त्वचा है साथियों, इस त्वचा पे साथियों अंगुलियों के बीच में साथियों छोटी छोटी सी फुंसी हो जाती है। बात क्लियर है? तो ये होती है भैया डर्मेटाइटिस, त्वचा पर संक्रमण होता है इस बीमारी में। अब बात करते हैं डायमेंशिया की। तो डायमेंशिया में क्या होता है साथियों, आपकी जो याददाश्त है साथियों, याददाश्त, ये याददाश्त साथियों, याददाश्त चली जाती है साथियों, आपकी याददाश्त चली जाती है साथियों, उस बीमारी को कहा जाता है साथियों डायमेंशिया। और डायरिया आप जानते होंगे साथियों, उल्टी और दस्त को बोला जाता है। अगर साथियों आपको उल्टी और दस्त है तो साथियों आपको डायरिया है। डेथ साथियों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है साथियों, वो भैया इतनी सारी बीमारी है साथियों उसे और लगातार बहुत दिनों से है साथियों, तो अंत में जाकर के तो भैया वो मरेगा ही मरेगा। ये है भैया आपकी विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है साथियों आपसे कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है भैया। आपके ऑप्शंस है 4.0 से 4.1 कैलोरी, 9.0 से 9.3 कैलोरी, 4.0 से 4.5 कैलोरी और साथियों ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ये जानकारी साथियों आपसे रेलवे में दबा दबा कर पूछी गई है, कहने का मतलब साथियों बार बार पूछी गई है, इसलिए याद कर लेना भैया, बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। देखिए ध्यान रखना है हमें साइंस में साथियों 25 में से 25 नंबर लेके आने हैं। साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो साथियों विश्वास करके, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं साइंस में आपके मैं 25 में से 25 क्वेश्चन लाकर ही छोड़ूंगा। बात क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। 9.0 से लेकर के 9.3 कैलोरी साथियों 1 ग्राम वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से
बात क्लियर है? ध्यान रखना साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से, 1 ग्राम प्रोटीन से साथियों 1 ग्राम प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है 4.0 से लेकर के 4.1 कैलोरी। बात क्लियर है? मैंने अभी तक क्या बताया साथियों कि 1 ग्राम वसा से 9.0 से 9.3 कैलोरी मिलती है ऊर्जा, और 1 ग्राम प्रोटीन से साथियों 4.0 से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट की। तो भैया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो साथियों 4.0 से लेकर के 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बोलो साथियों, ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मुझे ये बताओ। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, उनका जवाब साथियों आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है साथियों कि सबसे ज्यादा एनर्जी साथियों में किससे मिलती है? तो ध्यान रखना साथियों, वसा से मिलती है सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा। और साथियों बात की जाए कि भैया हमें तुरंत एनर्जी किससे मिलती है? तो साथियों कार्बोहाइड्रेट से मिलती है तुरंत एनर्जी। मैं यहां पे लिख देता हूं तुरंत ऊर्जा। तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है साथियों? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं साथियों, वो भैया तुरंत ऊर्जा के लिए किसका सेवन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, या फिर वसा का? तो ध्यान रखना साथियों, वो भैया कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, क्योंकि साथियों उन्हें तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आशा करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नेफ्रॉन के किस भाग द्वारा अमीनो अम्ल व ग्लूकोज का अवशोषण किया जाता है? गाइज आपके ऑप्शन है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, रीनल आर्टरी, और भैया ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा घुमा कर दिया है, लेकिन आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों अक्सर एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। अगर साथियों एसएससी में पूछ लिए जाते हैं साथियों, तो भैया रेलवे में भी पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे कहा जाता है साथियों शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी। अब आप समझ गए होंगे। और इसे कहा जाता है साथियों डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कहा जाता है साथियों डीसीटी। अब पीसीटी और डीसीटी नाम सुनकर साथियों आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हो। तो बता दो, अब भी मौका है कमेंट बॉक्स में। देखिए ये पीसीटी होता है साथियों, ये भैया अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है साथियों? अमीनो अम्ल और भैया ग्लूकोज का। बात क्लियर है? डीसीटी क्या करता है साथियों? तो ध्यान रखना है डीसीटी किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं करता। ये साथियों जो मूत्र है उस मूत्र को संग्रहित नली तक पहुंचाने का कार्य करता है। मूत्र को संग्रहित नली तक, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है, तक पहुंचाने का कार्य करता है। बात क्लियर है यहां तक? और देखिए रीनल आर्टरी के बारे में भी बता देता हूं साथियों। सबसे पहले ब्लड छन्ने के लिए साथियों अंगों से जो ब्लड आता है भैया वो रीनल आर्टरी के पास आता है। किसके पास आता है? रीनल आर्टरी के पास आता है। जैसे मान लीजिए ये अंग है और अंगों से साथियों ब्लड आया, ये है साथियों रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, इससे साथियों छोटी छोटी सी नलिकाएं निकली हुई रहती है बहुत सारी। इन्हें कहा जाता है साथियों अफ्रिएंट आर्टरियोल्स, अभिवाही धमनिका। हिंदी में कहा जाता है इन्हें अभिवाही धमनिका। साथियों ये अभिवाही धमनिका लेकर जाती है भैया ग्लोमेरुलस के गुच्छे के पास साथियों ब्लड को छन्ने के लिए।
कुछ इस तरीके से होता है। एक कप के समान साथियों जो संरचना होती है भैया, इसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल, यानी कि बोमेन का संपुट, बोमेन का संपुट। और साथियों इसमें जो छोटे छोटे से छिद्र होते हैं साथियों, कुछ इस तरीके से, उन्हें कहा जाता है साथियों ग्लोमेरुलस के गुच्छे। तो अभिवाही धमनी क्या करती है साथियों, इन ग्लोमेरुलस के गुच्छे के पास भैया ब्लड को छन्ने के लिए लेकर जाती है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले भैया आगे, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पता नहीं साथियों कितनी बार पूछा गया है, भैया स्टार लगा लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पादपों का मुख्य श्वसन अंग है। आपके ऑप्शन है वातरंध्र, गलफड़े, वायुनली और साथियों त्वचा। इनमें से आपको बताना है साथियों पादपों का मुख्य श्वसन अंग। तो भैया अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो भैया प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको साथियों 5 से 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, गौर से सुनना साथियों। आपको याद रखना है साइंस में साथियों 25 में से 25 लेकर आने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वातरंध्र। अब ये वातरंध्र क्या होता है साथियों, तो भैया जो आपकी पत्ती होती है ना साथियों, ये आपकी पत्ती होती है, इन पत्तियों में साथियों छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ही कहा जाता है साथियों वातरंध्र। और यही साथियों पादपों का मुख्य श्वसन अंग माना जाता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिए गलफड़ों की बात करें साथियों, तो जो मछली होती है, मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है साथियों, तो भैया गलफड़े हैं। साथियों ध्यान रखना है तिलचट्टा, तिलचट्टा से साथियों आपकी रेलवे एग्जाम में पता नहीं साथियों कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जितना हो सके साथियों आप तिलचट्टा को पूरा पढ़ लेना भैया। जहां से भी आपको तिलचट्टा के बारे में जानकारी मिले, मैं आपसे फिर कह रहा हूं जितनी भी आपको जानकारी मिले साथियों तिलचट्टा के बारे में पढ़ लेना भैया। फिक्स है एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बात क्लियर है। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो तिलचट्टा होता है, इस तिलचट्टा का साथियों मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो साथियों वायुनली है, ट्रेकिया है, विंड पाइप है साथियों। किसकी भैया, तिलचट्टे की। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए भैया त्वचा की बात करें साथियों, तो आपका जो केंचुआ होता है, केंचुआ से किसान का मित्र भी कहा जाता है साथियों। ये केंचुआ भैया, इस केंचुए का मुख्य श्वसन अंग होता है साथियों त्वचा। बात क्लियर है। अगर मैं स्तनधारियों की बात करूं, स्तनधारियों की बात करूं साथियों, तो भैया लंग्स मुख्य श्वसन अंग होता है, यानी कि फेफड़ा। बात क्लियर है। अगर साथियों मेंढक के बारे में पूछा जाए आपसे कि भैया मेंढक का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो देखिए जो पानी होता है साथियों, इस पानी में तो भैया मेंढक त्वचा से सांस लेता है। और साथियों धरती पर ये साथियों लंग्स से सांस लेता है, यानी कि फेफड़ों से सांस लेता है। बोलो भैया ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया? ओके। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जितना स्टार हो सके साथियों उतने स्टार लगा लेना भैया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिक्स है, लिख के ले लो, पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से विविपोरस यानी कि जरायुज है। आपके ऑप्शन है साथियों मोर, सांप, छिपकली और भैया बकरी। बताओ बताओ, पढ़ते हो ना आप? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मैं बताता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बकरी। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है साथियों विविपोरस और एक होता है साथियों ओविपोरस। अब ये विविपोरस क्या है और ओविपोरस क्या है? तो विविपोरस को हिंदी में कहा जाता है साथियों जरायुज, और भैया ओविपोरस को कहा जाता है अंडायुज। ये तो डायरेक्ट साथियों जरायुज तो डायरेक्ट बॉडी को जन्म देते हैं। जो जीव साथियों डायरेक्ट बॉडी को जन्म दे उन्हें कहा जाता है जरायुज यानी कि विविपोरस। बात क्लियर है। और साथियों जो अंडे के रूप में जन्म देते हैं
जो अंडे को जन्म देते हैं साथियों, उन्हें कहा जाता है अंडायुज यानी कि ओविपोरस। बात क्लियर है? तो आशा करता हूं साथियों अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को। तो अगर मोर के बारे में बात की जाए साथियों, तो मोर भैया अंडा देती है। बात क्लियर है? सांप अंडा देता है, छिपकली अंडा देती है भैया। तो ये तीनों क्या है साथियों? ओविपोरस है। मैंने आपसे पूछा है विविपोरस, तो विविपोरस क्या हो गया साथियों? बकरी हो गया। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लाइक कर देना साथियों अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो। चले भैया आगे। ओके, देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। लगभग साथियों 5 से 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्विजगत वर्गीकरण दिया? गाइज आपके ऑप्शन है कोरलिनियस, हेकल, कोपलैंड, आरएच व्हाइटेकर। बताइए भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपसे पूछा है कि भैया टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरलिनियस। इस कोरलिनियस ने साथियों टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था भैया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था भैया। जंतु जगत को साथियों 2 भागों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और भैया जंतु जगत। बात क्लियर है? लेकिन साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो ध्यान रखना हेकल ने दिया था भैया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया साथियों? हेकल ने। इसने साथियों जंतु जगत को पादप जगत में, जंतु जगत में और साथियों प्रोटिस्टा में बांटा था। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ध्यान रखना है साथियों 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था साथियों? कोपलैंड ने दिया था। इन्होंने साथियों जंतु जगत को 4 भागों में डिवाइड किया था। देखिए नंबर 1 पर आता है पादप जगत, नंबर 2 पर आता है साथियों जंतु जगत, नंबर 3 पर आता है साथियों प्रोटिस्टा, मैं साथियों क्रमवाइज लिख रहा हूं, प्रोटिस्टा, और नंबर 4 पर आता है साथियों मोनेरा। बात क्लियर है? अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ध्यान रखना है साथियों आरएच व्हाइटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए इन्होंने साथियों 5 भागों में बांटा था भैया जंतु जगत को। नंबर 1 पर बात करें साथियों पादप, नंबर 2 पर बात करें साथियों तो जंतु, नंबर 3 पर बात करें साथियों प्रोटिस्टा, और नंबर 4 पर बात करें साथियों मोनेरा, और नंबर 5 पर बात करें साथियों तो भैया कवक। एक्चुअली में नंबर 1 पर साथियों जंतु आएगा, ये सीक्वेंस है साथियों, और नंबर 2 पर आएगा पादप। ये सीक्वेंस है भैया, देख लो आप। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ध्यान से देख लेना साथियों आप एक बार जंतु जगत और पादप जगत का साथियों क्रम यही है क्या। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस है एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, दोनों और कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसाइथेमिया। ध्यान रखना है साथियों अगर आरबीसी की अधिकता हो गई, आरबीसी की अधिकता हो गई साथियों तो आपको रोग होगा पॉलीसाइथेमिया। और साथियों अगर आरबीसी की कमी हो गई साथियों आपके ब्लड में तो भैया आपको कौन सा रोग हो गया? आपको अनेमिया रोग होगा साथियों। अब ये अनेमिया क्या होता है साथियों और पॉलीसाइथेमिया क्या होता है ये देखिए। जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है साथियों तो उसे कहा जाता है अनेमिया। ये भी बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे पर्निशियस अनेमिया, मेगलोब्लास्टिक अनेमिया, माइल्ड अनेमिया, बहुत सारे प्रकार का होता है। फाइनली आपको क्या याद रखना है साथियों, आपके शरीर में अगर साथियों खून की कमी हो गई है भैया तो आपको कौन सी बीमारी है? अनेमिया।
अगर साथियों आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो पॉलीसाइथेमिया होता है। अब ये पॉलीसाइथेमिया में होता क्या है, तो देखिए आपके साथियों जो हाथ है ये भैया लाल पड़ जाएंगे। आपके हाथों में साथियों क्या होगी, खुजली होगी भैया। आपके हाथों में साथियों जब आप बहुत तेज खुजलोगे साथियों, खुजली होगी तो भैया कभी कभी खून भी आ जाता है, खून तक आ जाता है। और इस बीमारी में साथियों ध्यान रखना, आपकी जो त्वचा है साथियों, इस त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं। आपकी त्वचा पर साथियों काले धब्बे पड़ जाते हैं। बोलो साथियों ये क्वेश्चन आपको याद हुआ या नहीं हुआ? आरबीसी की कमी से अनेमिया, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया। अनेमिया खून की कमी को कहा जाता है। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है साथियों, आपके हाथ है साथियों वो लाल हो जाएंगे, हाथों में खुजली होगी। अगर आप साथियों बहुत जोर से खुजलोगे साथियों तो क्या होगा, हाथों से खून तक आ जाता है। बात क्लियर है? आपकी त्वचा पर साथियों काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बोलो साथियों ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आपसे पूछा है कि संसार में सबसे बड़ा हृदय किसका है? आपके ऑप्शंस है साथियों, हाथी का, व्हेल मछली का या फिर मनुष्य का। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको लगता है कि ये तो आसान है, लेकिन भैया जिस इंसान को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता उससे जाके पूछो, वो घबरा जाएगा साथियों, 1 नंबर ले जाएगा साथियों ये क्वेश्चन। अपन क्या करते हैं, जो बढ़िया बढ़िया अच्छे क्वेश्चन होते हैं साथियों उन पर फोकस करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो रेलवे है साथियों ये छोटा मोटा टुच्चा सा क्वेश्चन देकर भी साथियों अपना 1 नंबर छीन कर ले जाती है। और ध्यान रखना है साथियों, आप मेरे साथ जुड़े हो, साइंस में 25 में से 25 लाके ही छोड़ूंगा। कमेंट बॉक्स में बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मैं बताता हूं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेल मछली। व्हेल मछली का साथियों जो हृदय है, जो हार्ट है साथियों लगभग 300 से लेकर के 350 केजी का होता है। 300 से लेकर के 350 केजी का। बोलो भैया कितना बड़ा होगा? ये व्हेल मछली का हृदय है साथियों। संसार में सबसे बड़ा हृदय इसी का ही है साथियों, ना कि हाथी का, ना कि मनुष्य का। लेकिन ध्यान रखना है साथियों, जो मनुष्य है इस मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है ये आपको बताना है। बताओ जल्दी, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुरुष की बात करो साथियों तो लगभग 300 या फिर मैं कह सकता हूं कि 280 के आसपास ग्राम में, किलो में नहीं भैया। अगर महिला की बात की जाए साथियों तो आपको पता है महिला में कम होता है, लगभग 250 से लेकर के 280-270 ग्राम के आसपास का होता है। बात क्लियर है? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन होता है। आपके ऑप्शंस है साथियों, मुख गुहा, ऑप्शन नंबर बी है आमाशय, छोटी आंत और भैया बड़ी आंत। बताओ जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन कहां होता है? मुख गुहा में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में साथियों। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख गुहा। मुख गुहा में साथियों कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन होता है। अगर साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो भैया प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है साथियों आमाशय में। और साथियों फैट का, वसा का, लिपिड का साथियों सर्वाधिक पाचन कहां होता है, तो भैया छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में साथियों कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है साथियों, अवशोषण होता है। किसका? पानी का। बात क्लियर है? आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों इस क्वेश्चन में मैं आपको नीट के 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। नीट के, सोचो नीट के, तो साथियों रेलवे में तो पूछा ही जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी रोग के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों, आपको उस शाखा का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है साथियों एटियोलॉजी, पैथोलॉजी और साथियों ईजे बटलर, और भैया कोई नहीं। अगर आप साथियों दिमाग से खेलते हो भैया तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो साथियों आप ऐसे ही काट दोगे। अब बचा साथियों ये दोनों ऑप्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ईटियोलॉजी। किसी भी रोग के बारे में अध्ययन साथियों विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है भैया ईटियोलॉजी। ये क्वेश्चन साथियों आपसे नीट में पूछा गया था। किस में पूछा गया था साथियों? नीट में पूछा गया था। बात क्लियर है? अगर साथियों बीमारी के लक्षणों के बारे में बात की जाए, बीमारी के लक्षणों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो भैया उस शाखा को कहा जाता है पैथोलॉजी। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था साथियों नीट में, ये क्वेश्चन पूछा था भैया कि पादप रोग का पितामह कौन है? पादप रोग का पितामह, तो भैया पादप रोग का पितामह है साथियों ईजे बटलर। यह आपसे नीट में पूछा गया था और यह भी आपसे नीट में पूछा गया था। तो आशा करता हूं साथियों तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये लो साथियों आज का तड़कता भड़कता बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है साथियों आपसे कि पादप की वृद्धि करवाने में ऑक्सिन हार्मोन सहायक होता है प्राकृतिक रूप से। ये तो साथियों इस क्वेश्चन ने बताया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है किंतु कृत्रिम रूप से पादप की वृद्धि करवाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है डाइक्लोरो डाइफाइनो ऑक्सी एडिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, तब जाके मानो साथियों कि आप पढ़ते हो भैया। चलो मैं बताता हूं साथियों पादप की वृद्धि करवाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ऑक्सी हार्मोन सहायक होता है, ये इसने स्वयं ने बताया है। इस ऑक्सिन हार्मोन का साथियों रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम क्या है? तो साथियों इसका केमिकल नाम है साथियों इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका रासायनिक नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बात क्लियर है? तो ये तो साथियों फलों को, ये तो साथियों पादपों की वृद्धि करवाने में सहायक होता है। ये भैया प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से किस रूप से साथियों? प्राकृतिक रूप से। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि भैया कृत्रिम रूप से पादपों की वृद्धि करवाने में कौन सहायक होता है? तो भैया ये दोनों होते हैं। ये है साथियों नेप्थलीन एसिटिक एसिड और डाइक्लोरो डाइफाइनो ऑक्सी एडिटिक एसिड। साथियों ये भैया कृत्रिम ऑक्सीन है, कृत्रिम ऑक्सीन है। तो कृत्रिम ऑक्सीन के बारे में पूछा जाए साथियों तो दो नाम याद रखना, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो डाइफाइनो ऑक्सी एडिटिक एसिड। और साथियों अगर प्राकृतिक रूप से पूछा जाए साथियों प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन के बारे में पूछा जाए तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम याद रख लेना। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना। याद रखना है साइंस में साथियों 25 में से 25 क्वेश्चन आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो अपनी ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है? राजस्थान पुलिस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपके ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम और भैया मैग्नीशियम। ये 4 धातु है, इन चारों में से साथियों आपको राइट आंसर बताना है। बताइए फटाफट, इंतजार कर रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम साथियों ऐसी धातु है जो भैया अपनी ही ऑक्साइड की परत से साथियों सुरक्षित रहती है। बात क्लियर है? पोटेशियम और साथियों सोडियम की बात की जाए तो भैया ये मुलायम धातु है, इतनी मुलायम धातु है साथियों कि भैया इन्हें चाकू से काटा जा सकता है।
आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन्हें साथियों चाकू से काटा जा सकता है, तो भैया पोटेशियम और भैया सोडियम है। बात क्लियर है? आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए भैया जो पोटेशियम और साथियों जो सोडियम होती है भैया, इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि साथियों हवा के संपर्क में आते ही साथियों जलने लग जाती है। बात क्लियर है? आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जितना स्टार हो सके साथियों उतना लगा लेना। फिक्स है साथियों, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अयस्क पूछे जाएंगे किसी न किसी शिफ्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बॉक्साइट निम्न में से किसका अच्छा अयस्क है। आपके ऑप्शंस है वही पहले वाले, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम और भैया मैग्नीशियम। राइट आंसर दो फटाफट, बोलो भैया क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए ही साथियों इसका राइट आंसर होगा। एल्यूमिनियम का साथियों सबसे अच्छा अयस्क है भैया बॉक्साइट। बात क्लियर है? और एक अयस्क और पूछा जाता है साथियों आपसे, कार्नेलाइट। किसका है? मैग्नीशियम का है साथियों। किसका है भैया? मैग्नीशियम का है भैया ये कार्नेलाइट। ये दोनों अयस्क साथियों आपसे पता नहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कितनी बार पूछे जा चुके हैं। हर शिफ्ट में साथियों ये क्वेश्चन अयस्क से देखने को मिलता है आपको, बॉक्साइट और भैया ये कार्नेलाइट। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। एक बात को ध्यान रखना साथियों, मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं साथियों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं भैया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वाहनों का प्रदूषण जांच में किसकी जांच की जाती है। साथियों कभी आपने देखा होगा साथियों कि हाईवे होता है साथियों, उस हाईवे के किनारे भैया एक गाड़ी होती है जिसपे लिखा हुआ होता है साथियों प्रदूषण। वो भैया प्रदूषण जांच करती है वाहनों की। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वाहनों की प्रदूषण जांच में किसकी जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन की, ऑप्शन नंबर बी है लेड की यानी कि पीबी की यानी कि सीसा की, ऑप्शन नंबर सी है दोनों की, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। भैया कार्बन की और लेड दोनों की जांच की जाती है। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है। बहुत सारी अक्रिय गैस होती है साथियों, आपको नाम पता होगा। उनमें से कह रहा है साथियों कि ये सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है। आपके ऑप्शन और दिए हुए हैं साथियों आपको फायदा के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी में है ऑर्गन और ऑप्शन नंबर सी में है भैया रेडोन। इन तीनों में से ही साथियों आपको बतानी है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी रेडोन। ये साथियों सबसे भारी अक्रिय गैस है, सबसे भारी अक्रिय गैस। साथियों जो हीलियम है भैया इसे वायुयान के टायरों में भरा जाता है, और जो गोताखोर होते हैं साथियों, गोताखोरों का जो सिलेंडर होता है साथियों उसमें ऑक्सीजन के साथ भरी जाती है इसे। बात क्लियर है? गुब्बारों में भी साथियों हीलियम गैस भरी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया ट्यूबलाइट में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, तो साथियों ऑर्गन भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है साथियों? ऑर्गन भरी जाती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले। अब आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है। ध्यान रखना साथियों जो कोयला होता है ये भैया 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। नंबर 1 पर आता है साथियों पिट कोयला, नंबर 2 पर आता है साथियों लिग्नाइट कोयला, और नंबर 3 पर आता है साथियों बिटुमिन्स कोयला, और नंबर 4 पर आता है भैया एंथ्रासाइट कोयला। इनमें से आपको बताना है साथियों कि भैया सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा है। तो भैया ध्यान रखना है एंथ्रासाइट है सबसे अच्छा।
सबसे बुरे के बारे में बात की जाए साथियों तो भैया ये सबसे बुरा है, सबसे बुरा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है साथियों यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है। तो साथियों बिटुमिन्स कोयला है जो कि भैया सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में लगभग 70 से 90%, 70 से 80 भी कर सकते हो आप। हाँ, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रसोई में उपयोग ली जाने वाली गैस में रिसाव या लीकेज का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है। गाइज आपके ऑप्शंस है इथाइल मरकेप्टेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लेना। आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बोलो भैया क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इथाइल मरकेप्टेन। जो एलपीजी का सिलेंडर होता है ना साथियों, इस एलपीजी के सिलेंडर में साथियों रिसाव या फिर लीकेज का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है साथियों, इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। इससे क्या होता है साथियों, आपको गैस की सुगंध आ जाती है। अब जो आपने देखा होगा कभी गैस निकलती रहती है तो आपको जो सुगंध आती है साथियों वो किसकी आती है, इथाइल मरकेप्टेन की आती है। और क्या क्या होता है साथियों, तो ध्यान रखना एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं ये तीनों, ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। बात क्लियर है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि वह ताप जिस पर साथियों फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड दोनों समान होते हैं। आपको साथियों ताप की वह वैल्यू बतानी है साथियों जिस पर साथियों फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड दोनों का मान समान हो। ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड और साथियों ऑप्शन नंबर डी है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो राइट आंसर क्या होगा साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर साथियों मैं इसका विवरण बताने लगूं साथियों तो लगभग 10 से 15 मिनट चली जाएगी, जो कि हमारे उसूलों के खिलाफ है। क्योंकि हम अब साथियों हम जीत की तैयारी कर रहे हैं, ना कि साथियों हम पढ़ रहे हैं। अब जीतने का टाइम आ गया है साथियों। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। चले भैया ओके। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ध्यान रखना है 25 में से 25 लेकर आने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्न में से वह कौन है जिसका मात्रक व विमीय सूत्र समान होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है दूरी व विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी है चाल व वेग, ऑप्शन नंबर सी है आवेग व संवेग और ऑप्शन नंबर डी है साथियों उपरोक्त सभी। बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मैं इंतजार करता हूं कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है साथियों, लग रहा है कि भैया हमारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दूरी और साथियों विस्थापन का मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। चाल और साथियों वेग का भी मात्रक और विमीय सूत्र समान होता है। आवेग और संवेग का साथियों मात्रक और साथियों विमीय सूत्र समान होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? ओके आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि न्यूटन ने अपने गति का नियमों का वर्णन किस पुस्तक में किया था। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपिया, ऑप्शन नंबर बी है साथियों हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, ऑप्शन नंबर सी है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भैया ऑप्शन नंबर ए होगा।
1686-87 में साथियों न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम है। कौन कौन से हैं भैया? नंबर 1 पर आता है जड़त्व का नियम, नंबर 2 पर आता है साथियों संवेग संरक्षण का नियम, और नंबर 3 पर आता है साथियों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दही से छाछ बनने की क्रिया में बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया अपकेंद्रीय बल क्या होता है और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो साथियों जो बल केंद्र की ओर लगता है साथियों उस बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। और साथियों जो भैया केंद्र के बाहर की ओर यानी कि बाहर की ओर जो बल लगता है साथियों केंद्र की ओर नहीं लगता उस बल को कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। अब इनके उदाहरण साथियों अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपकेंद्रीय बल के उदाहरण क्या है साथियों? तो फेवरेट उदाहरण है साथियों दही से छाछ बनाने की क्रिया, नंबर 1, और नंबर 2 पर है साथियों वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में साथियों जो बल लगता है भैया वो कैसा लगता है? अपकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल की बात करूं साथियों तो आपने मान लीजिए किसी रस्सी से पत्थर को बांधा और चारों तरफ घुमाया, साथियों केंद्र की ओर बल लगेगा। कैसा बल है? अभिकेंद्रीय बल है। साथियों मौत के कुएं में मोटरसाइकिलों का घूमना साथियों चारों ओर, तो साथियों केंद्र की ओर बल लगता है। कैसा बल है? अभिकेंद्रीय बल है। तो ये साथियों आपको ध्यान रखने हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। 25 क्वेश्चन करवाने हैं साथियों, वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। हम आगे चलते हैं, चले भी आगे। ओके देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तौल वाली वस्तुओं को खापर खरीदे ताकि फायदा हो। आपके ऑप्शंस है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, दोनों, कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा भैया ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा पर। लेकिन रीजन क्या है? रीजन बताओ हमें, तो हम तो जब माने भैया। तो ध्यान रखना जो गुरुत्वीय त्वरण है साथियों इस गुरुत्वीय त्वरण का मान साथियों भूमध्य रेखा पर कम होता है और भैया ध्रुवों पर अधिक होता है। और ध्यान रखना पृथ्वी पर साथियों गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। बात क्लियर है? आशा करता हूं साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर साथियों पृथ्वी से ऊपर जाने पर और पृथ्वी से नीचे आने पर साथियों गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? ओके भैया, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यह क्वेश्चन साथियों आपसे रेलवे में लगभग 8 से 10 बार पूछा गया है। हर शिफ्ट में तो नहीं कह सकता, लेकिन साथियों कभी कभी पूछ लिया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ऊंचाई पर फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों निकल जाती है? क्या रीजन है साथियों? जैसे हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं साथियों तो भैया हमारे पेन की जो स्याही है साथियों वो बाहर निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब कम होने से, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब कम होने से साथियों फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है। समझाने की क्या बात है? बस यही समझाने की बात है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ऊंचाई बढ़ने पर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चले भैया। ओके देखिए साथियों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है साथियों?
आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होता है, क्वथनांक भी अधिक हो जाता है, एक ये कारण है। दूसरा कारण है दाब कम होता है, क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए भैया प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तीसरा कारण है दाब अधिक होगा साथियों तो भैया क्वथनांक कम होगा, इस वजह से साथियों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कि भैया दाब कम होगा इसलिए क्वथनांक अधिक हो जाता है, इसके कारण साथियों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। दाब अधिक होने पर साथियों क्वथनांक बढ़ जाता है, यही कारण है साथियों कि भैया प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आशा करता हूं साथियों ये सभी 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है साथियों, हर रोज ये टेस्ट सीरीज आएगी साथियों। हाँ, हो सकता है टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहता है मेरे पास, क्योंकि मैं भी खुद तैयारी कर रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जीत दिलाकर रहूंगा, साइंस में 25 में से 25 क्वेश्चन लाकर ही छोड़ेंगे भैया। बात क्लियर है? मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।